सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास के एंड में हमने पढ़ा था कि संतुलित भोजन ये सभी मनुष्यों की अलग अलग एज ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे छोटे बच्चों में अलग आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वयस्कों में अलग है। या अगर मैं बात करूं जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे, कहते हैं ना बढ़ते हुए बच्चे, तो उनमें एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक एडल्ट की तुलना में ओवरऑल देखें तो कम होती है। लेकिन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जैसे एडल्ट है 70 किलोग्राम का, उसको ओवरऑल हम मान लेते हैं कि जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम ही एनर्जी चाहिए छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे का वजन कितना है? 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। यानी उसके अगर हम बात करें बॉडी वेट इतना कम है, 50 किलो कम है, बट उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट का जो प्रोपोर्शन है बॉडी वेट की तुलना में, जिसका जितना कह सकते हैं ना अनुपातिक रूप में, ऐसे बच्चों में एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर कुपोषण के लिए आसान टारगेट होते हैं। यानी अगर इनमें पर्याप्त मात्रा में इनको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बहुत जल्दी ये कुपोषण दर्शाते हैं। और ये दो खासतौर से कुपोषण इनमें हम देखते हैं, प्रोटीन और एनर्जी का। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM के नाम से भी जानते हैं। तो भोजन से संबंधित असामान्यताओं की कुछ बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी और अब करते भी हैं। लास्ट क्लास के एंड में मैंने आपको मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनकी बात की थी अपन ने, कि आप कुछ नहीं कर रहे, केवल चुपचाप बैठे हो, लेटे हो। अगर बिस्तर में लेटे हो तो उसके लेटे रहने के लिए भी, बैठे रहने के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि आपके शरीर में लगातार क्या हो रही है, देखो मसल्स का मूवमेंट हो रहा है। अब आप कहोगे सर हम तो चुपचाप बैठे हैं, कहाँ से मसल्स का मूवमेंट हुआ? तो बात सुनना, आप सांस ले रहे हो ना, जब सांस लेते हो तो कभी आपका सीना फूलता है, कभी वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। ये फूल रहा और नॉर्मल अवस्था में किस वजह से आ रहा है? मसल्स के मूवमेंट की वजह से। जब बहुत हैवी या बहुत फोर्सफुली आप अंतः शोषण करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, पूरा चेस्ट फूल गया, तो चेस्ट में मसल्स जो होती हैं वो उसको फुलाने में सहायता करेंगी। अब मांसपेशियां गति कर रही है तो मांसपेशियों को गति करने के लिए ऊर्जा तो चाहिएगी ना। इसका मतलब क्या है? लेटे हुए हो ना, बैठे हुए भी हो, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल बताया एक, कि केवल यहाँ की मसल्स के लिए, बाकी ओवरऑल पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखो हमेशा रहती है। अब ये एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग तरीके से श्रम करने वाले लोगों में अलग अलग हो सकती है। इस आधार पर हम 3 मेटाबॉलिक रेट की बात करते हैं। एक तो दैनिक मेटाबॉलिक रेट, इट मीन्स कुछ नहीं कर रहे, डेली रिक्वायरमेंट इतनी तो रहेगी, लगभग 1600 किलो कैलोरी, 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता आपको चुपचाप बैठे हो तो भी चाहिए, 1600 किलो कैलोरी। तो फिर हम बात करें सामान्य रूप से सक्रिय व्यक्ति, यानी हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, जैसे अपन उठकर चल दिए, कुछ ऑफिस वर्क कर लिया, फाइल्स इधर उधर कर ली, घर में छोटा मोटा काम कर लिया। ऐसे नहीं कि घर की सफाई कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, वो काम नहीं, हैवी वर्क की बात नहीं कर रहा मैं। आप सामान्य काम कर रहे हैं तो भी आपको डेली रिक्वायरमेंट एनर्जी की रहती है, जिसे हम सक्रिय आधारी रेट भी कहते हैं। भाई एक तो हो गई बेसिक, उसे तो कह दिया जो 1600 किलो कैलोरी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कह दिया। फिर आ जाता है जो आपके डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सामान्य कार्य कर रहे हैं, मेल हो तो लगभग 2800 यानी 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर फीमेल हो तो लगभग 2300 यानी लगभग 2300 किलो कैलोरी की एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी डेली रहेगी, अगर नॉर्मल फंक्शंस करते हो। और अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हो, जैसे जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, पत्थर उठा रहे हो,
घर का भी, घरेलू काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, झाड़ू पोछा करना वगैरह, या जिम में वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कि भाई सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है रहती है, आपकी एक्टिविटीज़ के प्रोपोर्शन में बढ़ती जाएगी। और जो जितनी रिक्वायरमेंट आपकी एनर्जी की डेली होती है, उसी के आधार पर हम मेटाबॉलिक रेट को 3 भागों में बांटते हैं, बेसल, डेली और एक्टिव मेटाबॉलिक रेट्स। तो ये मेटाबॉलिक रेट्स क्या दर्शाती है कि आपकी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। तो इस आधार पर हम देखते हैं 3 प्रकार की मेटाबॉलिक रेट्स की अपन ने बात की, एक एक करके बात करते हैं इनकी। तो आहार एवं पोषण टॉपिक चल रहा है। आज इस मेटाबॉलिक रेट्स के बाद हम आगे बात करेंगे पोषण असामान्यताओं की। विटामिनों की तो हमने बात कर ली थी, अब अन्य पदार्थों की भी बात कर लेते हैं। असामान्यताएं, अन्य पदार्थों की भी बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो गए। भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा खाओगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कम खाओगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट क्लास में बात की थी अपन ने बैलेंस्ड डाइट। सभी पोषक पदार्थ निश्चित अनुपात में पाए जाने चाहिए। तो हम बात करते हैं मेटाबॉलिक रेट, उपापचय दर की। मेटाबॉलिक रेट, इंग्लिश में ही लिख देते हैं ना इसको। तो उपापचय दर, इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की प्रतिदिन की ऊर्जा आवश्यकताओं के आधार पर हम मेटाबॉलिक रेट को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रतिदिन मनुष्य में उसकी सक्रियता के आधार पर, भाई काम करेगा उसी के आधार पर उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। प्रतिदिन मनुष्य में उसकी सक्रियता या क्रियाशीलता के आधार पर ऊर्जा आवश्यकता को उपापचय दर के रूप में व्यक्त करते। उपापचय दर, मेटाबॉलिक उपापचय दर या मेटाबॉलिक रेट के रूप में व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। आगे बात करते हैं कि ये उपापचय दर 3 प्रकार की कौन कौन सी है देखते हैं। फर्स्ट,
दैनिक उपापचय दर, डेली मेटाबॉलिक रेट, इसमें लिख सकते हैं भाई दैनिक उपापचय दर, मैंने बताया कुछ भी काम नहीं भी करो ना तो भी 1600 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो तो भी आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, एनर्जी लेनी ही पड़ेगी। तो लिख सकते हैं दैनिक उपापचय दर की कुछ कार्य न करने की दशा में भी, कुछ कार्य न करने की दशा में भी व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता, या व्यक्ति को ऐसे लिख सकते हैं सीधा ही, व्यक्ति को लगभग 1600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता। यानी ये क्या हो गई आपके एक तरह से डेली मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, डेली मेटाबॉलिक रेट कि आप कुछ करो या मत करो इतने तो चाहिए ही चाहिए। जैसे होता है ना कई बार, जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने कुछ कैब वगैरह बुक की, टैक्सी वगैरह बुक की, तो एक निश्चित मिनिमम अमाउंट उसका होता ही है कि जैसे अगर मान लें कि 4 किलोमीटर तक किराया कितना है, 50 रुपये, यानी आप 1 किलोमीटर भी जाओ तो भी 50 तो देना ही पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाओ तो भी 50 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, 4 किलोमीटर गए तो भी 50। यानी यहाँ पर भी ये है, अगर कुछ काम ना करो दिन भर, केवल लेटे लेटे हो तो भी इतना मिनिमम एनर्जी तो आपको इनटेक करनी ही पड़ेगी, इतनी तो लेनी ही पड़ेगी। कितनी हो गई? 1600 किलो कैलोरी। ये क्या कहलाती है? डेली मेटाबॉलिक रेट, दैनिक उपापचय दर। अब उसके बाद बात करें दैनिक उपापचय दर के बाद दूसरी आ जाती है हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधारी उपापचय दर। बेसल मेटाबॉलिक रेट, जैसे इसकी बात करें, एक सामान्य रूप से क्रियाशील मनुष्य की बात कर रहे हैं, बहुत हैवी वर्कआउट भी नहीं कर रहा, हाँ अपना नॉर्मल जो कार्य होता है डेली कार्य वो कर रहा है, तो इसे कहते हैं आधारी उपापचय दर। लिख सकते हैं सामान्य रूप से क्रियाशील व्यक्ति की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता, सामान्य रूप से क्रियाशील व्यक्ति की दैनिक ऊर्जा आवश्यकताएं जैसे बात करें नर मेल में या मादा में, फीमेल में, नर में लगभग 2800 किलो कैलोरी और मादाओं में लगभग 2300 किलो कैलोरी। ये क्या कहलाई? आधारी उपापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट।
बेसल मेटाबॉलिक, अगर सामान्य रूप से क्रियाशील है, एक नर को इतनी एनर्जी चाहिएगी और मादा को 23 किलो कैलोरी एनर्जी डेली रिक्वायरमेंट रहेगी। इसे हमने क्या कह दिया, आधारी उपापचय दर। आधारी उपापचय दर की अगर हम बात करें तो हमने देखा मेल और फीमेल दोनों में अंतर है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज कर रहा हूँ, देखना, ये तो आधारी जो है इसमें थोड़ा सा अपन ने दैनिक को आधारी लिख दिया और आधारी को दैनिक लिख दिया, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, देखना, ये तो हो जाएगी दैनिक, ठीक है, दैनिक उपापचय दर या डेली मेटाबॉलिक रेट, और जो प्रीवियस था उसको मैं दैनिक की बजाय इसको मैं बेसल कर रहा हूं, ठीक है। आधारी उपापचय दर ये कहलाती, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इसको अपन ठीक कर लेते हैं। आधारी या बेसल मेटाबॉलिक रेट तो ये हो गई, बेसल मतलब बेसिक इतना तो लगेगा ही लगेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट आधारी उपापचय दर तो ये हो गई, कितनी भाई, बेसिक है 1600 तो चाहिए ही चाहिए। और डेली रिक्वायरमेंट अगर मैं देखूं कि अगर आपने सामान्य रूप से एक दिन में कुछ कार्य किए हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि डेली मेटाबॉलिक रेट कितनी हो जाएगी, मेल में थोड़ी ज़्यादा है, फीमेल में थोड़ी कम है। मेल में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इसमें वेरिएशन के लिए उत्तरदायी है, जैसे मस्कुलर मास जो होता है, यानी पेशियों का जो, अगर बात करें पेशियों का विकास हम देखते हैं मेल में ज़्यादा होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव में। इसलिए थोड़ा सा अपन ने क्या चेंज किया, ये डेली दैनिक उपापचय दर तो ये है, जबकि बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधारी उपापचय दर बिल्कुल बेसिक है कि भाई इतनी तो आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। इस आधार पर हमने बात की ये आधारी उपापचय दर, दैनिक उपापचय दर, और अब लास्ट में थर्ड आ जाएगी एक्टिव मेटाबॉलिक रेट, सक्रिय उपापचय दर। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हैवी वर्क कर रहे हैं, कुछ सामान ढोने का या काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, तो आपकी मेटाबॉलिक रेट्स भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती हैं। तब आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है। कितनी रहती है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये डेली मेटाबॉलिक रेट के बाद आगे बात करते हैं थर्ड, सक्रिय उपापचय दर, एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। देखते हैं कि अत्यधिक परिश्रम करने वाले या करने पर व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताएं व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताएं बात करें, अगेन मेल और फीमेल में अलग अलग। मेल में बात करें लगभग 6000 किलो कैलोरी, और फीमेल में बात करें तो 4500 किलो कैलोरी अंतर है। तो हमने ये देखा उपापचय दर, मेटाबॉलिक रेट मेल फीमेल में अलग अलग। हम जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं होगी।
अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, अगर इतनी ऊर्जा आवश्यकता है आपको आपकी एज के अनुसार, आपको आपकी क्रिया के कार्य के अनुसार अगर नहीं मिली, तो धीरे धीरे आप में कुपोषण आता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत हार्ड वर्कआउट करता है, दिन भर पत्थर ढोता है, खूब मेहनत, जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन भोजन के नाम पर उसको पर्याप्त भोजन, 2 रोटी भी नसीब नहीं हो रही, तो ऐसे में धीरे धीरे क्या होगा, उसके जो वर्किंग कैपेसिटी है, कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम होगी। हो सकता है उसमें कोई और डेफिशिएंसी यानी किसी पोषक पदार्थ की कमी से होने वाले रोग भी दिखें। तो ऐसे अगर हम बात करें, जैसे बड़े व्यक्ति या एडल्ट पर्सन में, वयस्कों में अगर ऐसी कमी होती है तो कोई रोग नहीं दिखता, सीधे से जो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखता। धीरे धीरे होगा क्या, व्यक्ति का जैसे वजन कम हो रहा है, ठीक है, व्यक्ति में अगर हम बात करें एजिंग इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है। हम देखते भी हैं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन पर जो मजदूर वगैरह होते हैं, लेबर, उनमें उनकी एज के अकॉर्डिंग हम अगर उनको देखें कि उनकी एज कितनी है और उनका अपीयरेंस कैसा है, काफ़ी डिफरेंस दिखता है। ऐसा लगता है कि उसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी एक्चुअल एज तो बहुत कम है, लेकिन उसके अपीयरेंस दिखने से वो बहुत बड़ा लग रहा है। कारण क्या था, न्यूट्रिशन। तो ऐसे में हम कुपोषण तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन शारीरिक परिवर्तन देखे जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे में, और खासतौर से मैंने कहा ना, बढ़ते हुए बच्चे, लगभग 6 वर्ष की उम्र तक ऐसे बच्चों में उनके शरीर के वजन की तुलना में एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उसका जो डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हो रहा है, बहुत जल्दी उसके अंग विकसित हो रहे हैं, उसकी जो मेटाबॉलिक रेट भी बहुत हाई होती है शरीर के वजन के अनुसार। और ऐसे में अगर बच्चे को प्रोटीन और एनर्जी रिच डाइट यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले अगर पोषक तत्व कम मात्रा में या नहीं मिलते हैं, तो बच्चा तुरंत कुपोषण दिखाता है। अक्सर हम देखते हैं टीवी पर, कई बार डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज या कोई सीरियल वगैरह में हम देखते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, वहाँ के अक्सर जैसे गरीब देश जैसे सोमालिया, इथियोपिया, घाना वगैरह, नाइजीरिया वगैरह, ऐसे देशों में कई बार जैसे छोटे छोटे बच्चे बताते हैं, आप अपने ब्रेन में बस उन बच्चों की इमेज याद करो, कैसे दिखते हैं वो बच्चे। स्किन कलर पर नहीं जाना, अगर आप याद करें थोड़ा सा कि वो बच्चा कैसा दिख रहा था, और अगर ऐसा याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप देख लेना फ्यूचर में भी। अक्सर ऐसे जो कुपोषित बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें माल न्यूट्रिशन हुआ, कुपोषण हुआ, अक्सर ऐसे बच्चों के सर बड़े दिखाई देते हैं, पूरी बॉडी हाइट की कंपैरिजन में सर बड़ा, हाथ पैर पतले पतले। ठीक है, मान लेते हैं वहां पर नीग्रो प्रजाति के लोग हैं और उनके बाल घुंघराले होते हैं, लेकिन बाल घुंघराले होना वो तो उनकी प्रजाति यानी वो नीग्रो प्रजाति के इसलिए हो गए, लेकिन बाल उड़े हुए होना यानी एक छोटे से बच्चे में भी गंजापन दिखाई दे रहा है। एज के साथ बालों की कमी होना नॉर्मल है, होता है, लेकिन समय से पहले ही एक छोटे बच्चे में बाल झड़ रहे हैं। मैं लक्षण बता रहा हूं, जो जो आपने ऐसे देखा होगा। और हमने कहा ना, हाथ पैर पतले हैं, दुबले पतले हैं, लेकिन तोंद या शरीर में बात करें कि पेट काफी फूला हुआ दिखाई देता है। अक्सर ये बच्चे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार होते हैं। पेट बड़ा होना, बाकी सारे शरीर में जैसे ना मुंह पतला हो गया, झुर्रियां पड़ रही है, शरीर पर जैसे हाथ पैर पतले हैं, लेकिन पेट फूला हुआ है, क्योंकि उसने प्रोटीन रिच डाइट तो कम खाई, प्रोटीन का सेवन तो हुआ कम, प्रोटीन की बजाय उसने धान खाया, अनाज खाया। अनाज में क्या था, कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें पर्टिकुलर किसकी कमी हो गई, प्रोटीन की। ऐसा हम देखते हैं 2 से 6 साल के बच्चों में क्वाशियोर कोर कहलाता है, और कई बार हम देखते हैं 1 साल तक के बच्चे में टोटल ही पूरा ही दुबला पतला है, यानी उसका पेट भी नहीं फूला हुआ है, हाथ पैर पतले, पेट बिल्कुल पतला, स्किन पर झुर्रियां पड़ रही है। जैसे हम देखते हैं ना
हमारी स्किन पर झुर्रियाँ नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर नीचे फैट की प्रॉपर लेयर है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से फैट हटा दूँ ना तो ये स्किन बिल्कुल झुर्रियों जैसी हो जाती है। कभी आपने देखा भी होगा, जैसे बच्चा कभी आसपास या घर में कहीं पर भी छोटे बच्चे होते हैं, जस्ट बच्चा जब पैदा होता है ना, जस्ट तुरंत पैदा हुआ है, तब देखना वो मोटा मोटा सा दिखाई देता है और 2 दिन के अंदर अंदर वो पतला हो जाता है। ऐसा क्या हुआ 2 दिन में? 2 दिन के अंदर उसके वजन में थोड़ी सी कमी आती है, नेचुरल है, ये होता है। क्योंकि जितना न्यूट्रिशन उसको माँ के पेट में मिल रहा था ना, बिल्कुल लास्ट वाले मोमेंट्स में, अब बाहर जन्म लेने के बाद वो उतना दूध नहीं पी रहा है, थोड़ा वजन कम होता है। तो एकदम से जब इतना वजन कम होता है ना, उसके चेहरे पर थोड़ा सा आईज पर या आईज के नीचे थोड़ी झुर्रियां दिखाई देती है, नॉर्मल है भाई। बिल्कुल जो नवजात शिशु होते हैं ना, एलियन जैसे दिखते हैं, थोड़ा स्किन पे क्या होती है, रिंकल्स वगैरह होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा वृद्धि करता है वो रिंकल्स नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 1 साल तक के बच्चे में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी रह गई, देखना क्वाशियोर में मैंने केवल किसकी कमी बताई थी, प्रोटीन की। मैरास्मस जो अब मैं रोग बता रहा हूं 1 साल तक के बच्चों में, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो गई, तो ऐसा बच्चा बिल्कुल दुबला पतला, शरीर में वसा का तो स्तर दिखाई नहीं देता, बिल्कुल हड्डियां दिखाई देती है स्किन के नीचे, झुर्रियां पड़ गई, बाल घुंघराले हो गए, बाल झड़ रहे हैं, चेहरा बिल्कुल पतला सा। इसे कहते हैं मैरास्मस। अक्सर मैरास्मस और क्वाशियोर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैरास्मस और क्वाशियोर दोनों में प्रोटीन की कमी है, दोनों में है, लेकिन क्वाशियोर में केवल प्रोटीन की कमी है, जबकि मैरास्मस में प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की भी कमी थी, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी, वसा की भी कमी। मैरास्मस 1 साल तक के बच्चों में, जबकि क्वाशियोर 1 साल से लगाकर 6 साल तक के बच्चों में हो सकता है, 5 साल तक के बच्चों में हो सकता है। अंतर दोनों में इतना क्या है कि मैरास्मस वाला बिल्कुल पतला, जबकि क्वाशियोर वाला उसके हाथ पैर होते तो पतले, लेकिन सूजन की वजह से मोटे दिखते हैं और पेट काफी बड़ा फूला हुआ या पेट मोटा दिखाई देता है क्वाशियोर में। यानी भोजन से संबंधित असामान्यताओं की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कमी अक्सर हम देखते हैं, ये बच्चों में दिखाई देती है। अब हम बात करें जैसे विटामिन की कमी, तो विटामिन से संबंधित रोग अपन पढ़ चुके हैं। विटामिन ए की कमी से हमने क्या देखा, नेत्रों की, या हम बात करें आई साइट, विजन पर फर्क पड़ता है। ज़ेरोप्थेल्मिया, निक्टोलोपिया लिखा है अपन ने। विटामिन डी की बात करूं तो आपकी अस्थियां कमजोर हो जाएंगी। विटामिन ई की बात करूं, नपुंसकता आ जाएगी। और विटामिन के की बात करूं, रक्त का थक्का बनना प्रभावित हो जाएगा। सब पढ़ चुके अपन। हाँ, कुछ है के उनकी बातें अब अपन कर रहे हैं ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की भी बातें अपन ने की, उनकी कमी से रोग भी अपन ने देख लिया। तो फिर आता है हमारे ओवर न्यूट्रिशन भी दिक्कत है। ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाने से क्या होता है, व्यक्ति में मोटापा बढ़ता, ओबेसिटी। और मोटापा कहते हैं भाई, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि सभी बीमारियों की जड़ है मोटापा। बिकॉज मोटापा क्या, एक बार ठीक है, आपने अपना मोटापा क्यों आया, कारण क्या था, आप घी खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिम वाले कहते हैं घी मत खाओ, मैं तो कहता हूँ खाओ, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में वर्कआउट करो। भाई एक बात बताओ, जिम तो आजकल हुए हैं, हमारे जो पूर्वज थे भाई, हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर, दादाजी के जनरेशन में जाओ, वहाँ जाते थे क्या, जिम जाते थे क्या, था ही नहीं, जिम का नाम ही नहीं था। फिर भी वो इतने हेल्दी कैसे रहते थे। हाँ ठीक है, वो मान सकते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो बीमारियां हो गई होगी उनको बचपन में, लेकिन एडल्ट होने के बाद हम देखते हैं उनमें बीमारियां इतनी नहीं हुई। हाँ, बुढ़ापे में भाई, बुढ़ापे के साथ साथ तो कॉमन है कई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना या कोई दूसरी बीमारी होना, बट फिर भी देखो आजकल जितने कैंसर के केसेस आते हैं, पहले आते थे क्या, नहीं। ये सब क्या है, लाइफस्टाइल।
ये जो सारी बीमारियां होती है ना, आज से अगर मैं बात करूं 5 से 10 साल पहले की, अभी ये कोविड-19 को एक बार हटा दो, एक बार कोविड-19 का जो चैप्टर है इसको क्लोज करके थोड़ा चलते हैं 5-10 साल पहले। तो 5-10 साल पहले तक लोगों के मरने का कारण होता था इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस वाली बीमारियां। अभी ऐसे मत कहते ना सर कोविड-19 भी तो वायरस से हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा एक बार कोविड-19 को छोड़ो, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, वो रूटीन वाली बीमारी नहीं है हमारी। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, आज की एट प्रेजेंट, कोविड-19 को हटा दो तो लोगों के मरने का ज़्यादा कारण क्या आ रहा है? देखो, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, लीवर प्रॉब्लम, और ये सभी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपको हार्ट अटैक नहीं लाता, कोई भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं करता। ये सभी हमारी लाइफस्टाइल से होता है। हम बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम इतने बिजी रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उस देखो सब क्या होता है, बहाना होता है, करने वाला आदमी कहीं से भी टाइम निकाल लेता है। ये सभी बहाने होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या कह रहा हूँ, लाइफस्टाइल संबंधी रोग। हम खूब जंक फूड तो हम खूब खाते हैं, मैं सभी की नहीं कह रहा, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग भी हो जो जंक फूड नहीं खाते हो, लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें एट प्रेजेंट जो जनरेशन है, पिज़्ज़ा लिया, वो तो ठीक है, कोविड-19 का भला हो कि थोड़ा कम कर दिया ये ऑनलाइन ऑर्डर, बाकी ज़ोमैटो, स्विगी, कितना हमने निष्क्रियता कितनी आई देखो, स्टेप बाय स्टेप। पहले वाले हमारे पूर्वज लोग होते थे, खेतों में जाते थे, हल चलाते थे, धान उगाते थे और बैठकर वहाँ पर प्याज वगैरह तोड़कर घर से रोटी ले जाते थे और प्याज को मुक्का मार के तोड़कर खा लेते थे उसको, ठीक है। सुबह छाछ, दूध, घी वगैरह भी खाते थे, ऐसी बात नहीं है कि घी नहीं खाते थे, घी भी दबाकर खाते थे, हेल्दी रहते थे, बिकॉज उन्होंने खेतों में काम किया। धीरे धीरे हम इनएक्टिव कैसे हुए, धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल बदलने लगी, अब खेतों में काम करने में शर्म आती है, तो अब क्या करने लग गए कि घर पे खाना बना रहे हैं, ठीक है, कभी कभी बाहर चले गए, रेस्टोरेंट चले गए, रेस्टोरेंट जाकर, अभी कोविड-19 से पहले की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, कोविड-19 में तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह जाने में ही डर लगता है, रेस्टोरेंट जाने लग गए, धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर का खाने लग गए, जंक फूड खाने लग गए। मन आया कि आज पिज़्ज़ा खाते हैं, आज बर्गर खाते हैं, आज ये खाते हैं, वो खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, धीरे धीरे हम जंक फूड खाने लगे। फिर और टाइम बदला, ये ज़ोमैटो, स्विगी वगैरह आने लग गए, तो फिर क्या हुआ, बाहर जाने जितनी भी हम मेहनत नहीं कर रहे, घर बैठे बैठे मंगवा रहे हैं, और घर बैठे मंगवाते हैं तो वो अब वो जंक फूड तो जंक फूड है, हमें क्या पता कैसा ऑयल्स उन्होंने यूज़ किया है, कैसे, कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है भी या नहीं उनमें, बस हाँ टेस्ट अच्छा लगता है तो खा लिया। और देखो आपकी निष्क्रमणीयता कैसे कैसे फैली, पहले तो खेतों में जाकर काम कर रहे थे, फिर घर पर रहने लगे, कभी कभी बाहर जाके खा लिया, अब देखो बिल्कुल घर पे ही बैठे हो, वो डिलीवरी पर्सन आता है ज़ोमैटो या स्विगी से, तो उसको फ़ोन करके कहता है अरे भैया ऊपर आ जाओ ना, ऊपर देके चले जाओ, मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरने का भी कष्ट नहीं करना चाहते। ये सभी क्या हुआ इसमें, देखो ये लाइफस्टाइल संबंधी रोग है, हमने हमारी एक्टिविटीज़ को कम किया, और फिर जब ऐसी बात आती है कि यार नहीं ऐसा होना चाहिए, 2-4 कोई ऐसी मूवीज़ देख लिया, किसी का देख लिया कि हाँ नहीं आपको आपके हेल्थ की बहुत ध्यान रखना चाहिए, फिर एक दिन जोश आता है, सोचते हैं कि यार कल से जिम जाना चालू करते हैं। अरे जिम जाने की ज़रूरत क्या है, सुबह शाम थोड़ा रेगुलर वर्कआउट कर लो, घर पे ही जॉगिंग कर लो, वॉक कर लो, खाना खाने के बाद थोड़ा, केवल बैठने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में हो तो क्या है, स्टूडेंट लाइफ में फिर देखो कहीं ऐसा रिग्रेट नहीं रहे यार मैंने मेरे एग्ज़ाम्स के चक्कर में मैंने मेरी बॉडी, होता है बहुत कॉमन है आजकल ओबेसिटी बढ़ना वगैरह, इसलिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल संबंधी रोग हैं ये। आप वर्कआउट करते रहो, कुछ भी खाओ, मैं तो कहता हूँ कुछ भी खाओ, बस जंक फूड से बचना, ठीक है। टेस्ट के लिए नहीं, हेल्थ के लिए खाया करो। टेस्ट के लिए कभी कभार खा लिया अच्छी बात है, देखो ऐसी भी बात नहीं है कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, खाओ ना, लेकिन अपनी हेल्थ अपनी एज को देखते हुए उन चीज़ों को खाएं, ठीक है। कोई दिन अगर ज़्यादा खा भी लिया तो उसको पचाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैदल चल लिया करो, और क्या है, कुछ और थोड़ी है। तो भोजन असामान्यताओं की बात करें हम, तो आजकल ज़्यादातर जो डेथ हो रही है तो ये हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित है। भोजन असामान्यताएं, जिसमें सबसे पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो बड़े रोग जो हैं, क्वाशियोरकोर और मेरास्मस।
एक तरफ मैरास्मस, और दूसरी तरफ क्वाशियोरकोर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये रोग, तो कईयों को ये क्वाशियोरकोर के रोग के नाम ही कई सालों तक तो ये नाम ही याद नहीं हुआ था। होता है कॉमनली, ये चीज़ें कॉमन है, मेरे साथ भी होता था। क्वाशियोरकोर रोग बचपन में ऐसा लगता क्या नाम क्या है इसका, ढंग से सोचना पड़ता था इसके बारे में। एनीवेज देखते हैं आगे इसके बारे में। क्वाशियोरकोर और मेरास्मस। पहला तो डिफरेंस यही आ जाएगा मेरास्मस कि इसमें प्रोटीन प्लस ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों की कमी। शॉर्ट में इसको PEM या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं, प्रोटीन डैश एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ठीक है, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं इसको। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं क्वाशियोरकोर, तो क्वाशियोरकोर में हम देखते हैं प्रोटीन की कमी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। चलो अगला पॉइंट देखें। मेरास्मस 1 वर्ष तक के बच्चों में, तो दूसरी तरफ क्वाशियोरकोर हो जाएगा 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में, 5-6 वर्ष भी हो सकता है। ठीक है, 5 वर्ष लिख लेते हैं। चलो 5/6 से कंफ्यूज हो जाओगे। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अगला डिफरेंस देखते हैं, लक्षण देखते हैं क्या होता है मेरास्मस में। मेरास्मस में बात करते हैं कि पूरे शरीर पर वसा स्तर यानी फैट लेयर, ठीक है, अपने स्किन के नीचे फैट जो होती है, जमा जो वसा होती है, वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो लिख सकते हैं पूरे शरीर पर वसा स्तर का अभाव, दुबला या दुबला शरीर, दुबला पतला शरीर, त्वचा पर झुर्रियां या रिंकल्स, झुर्रियां बोले तो रिंकल्स, कॉमा करके लिख सकते हैं। बालों का झड़ना,
ये हमने किसमें लक्षण देखे? मैरास्मस में। क्वाशियोरकोर की बात करें तो क्वाशियोरकोर में प्रोटीन की कमी तो है, लेकिन चलो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा वाले पदार्थ तो मिल रहे हैं। प्रोटीन की कमी से क्या आ जाता है? शरीर पर सूजन का विकास हो जाता है। लिख सकते हैं, शरीर पर सूजन, स्वेलिंग, चेहरा गोलाकार, भाई चेहरा गोलाकार दिखेगा, कॉमा पेट फूला हुआ, इनमें तोंद आ जाती। और शरीर पर सूजन है, चेहरा गोलाकार है, पेट फूला हुआ है, हाथ पैर तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं सूजन की वजह से। यहाँ पूरा शरीर दुबला था, यहाँ पर शरीर में क्या गई? सूजन आने की वजह से शरीर फूला हुआ दिख रहा है, बाकी वाकई में वो कुपोषित है। पेट ऐसा बड़ा दिख रहा है तो ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई बहुत खाना खाया। भाई खाना तो खाया, लेकिन उस खाने में प्रोटीन नहीं था। धान खिला दिया बच्चे को, धान खाने से तुरंत बच्चे का पेट बहुत जल्दी बढ़ता है। अनाज, सीरियल्स की बात कर रहा हूँ। तो क्वाशियोरकोर और मैरास्मस की बात की, और भोजन संबंधी असामान्यताओं की बात करें, जैसे देखते हैं अभी अपन ने बात की लाइफस्टाइल से संबंधित रोग, ओबेसिटी या मोटापा, मोटापा या ओबेसिटी, लिख सकते हैं। अत्यधिक वसा युक्त भोजन का सेवन तथा शारीरिक श्रम में कमी होने से शरीर में वसा का स्तर बढ़ने लगता है। वसा का स्तर बढ़ने लगता है। कॉमा, रक्त में कोलेस्टेरॉल कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, मात्रा बढ़ने लगती है, बढ़ती है, जिससे अब देखना मोटापा क्यों बीमारियों का घर का क्या क्या होता है, देखें, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, कॉमा डायबिटीज भी होता है इससे। देखो मोटापे की वजह से भी डायबिटीज होता है, डायबिटीज, कॉमा रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। रक्त नलिकाओं में जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो वहाँ से रक्त को निकलने के लिए या रक्त की गति के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। और रक्त का प्रवाह कम होते ही पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को जब ऑक्सीजन ब्लड कम मिलेगा तो उस ब्लड कम मिलने से उसको ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो धीरे धीरे हमारी
अंगों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। बाकी ऑर्गन्स को तो हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट ब्रेन और हार्ट को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट अटैक में यही होता है। खुद हार्ट को भी ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट की दीवारें किससे बनी हुई है? मसल से बनी हुई है, पेशियों से। हार्ट में भी तो मसल्स है, मसल्स को भी, वहां पर भी तो मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हार्ट की ब्लड सप्लाई अगर इस तरह से ब्लॉकेज की वजह से रुक गई, तो फिर हार्ट काम करना बंद कर देता है, बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। ब्रेन को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली, तुरंत कोमा में पहुंच जाओगे, बेहोश हो जाओगे। तो देखते हैं रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज होना, कॉमा हाइपरटेंशन, ये हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, हाइपरटेंशन। और भी देखें, हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। ज़्यादा मोटापा या ओबेसिटी ज़्यादा होने से हमारे हार्मोन्स रिलीज होना भी अफेक्ट होते हैं। अगर सेक्सुअल हार्मोन अगर उनका रिलीज कम हो गया, हो सकता है व्यक्ति में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कम हो जाए, इम्पोटेंसी आ सकती है। मोटापा हर तरह से खतरनाक है। आगे बात करते हैं हाइपरटेंशन, हार्मोनल असंतुलन। ये ठीक है, ये हाइपरटेंशन है, इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। हाइपरटेंशन, हार्मोनल असंतुलन आदि समस्याएं होने लगती हैं। मोटापे की बात की, आगे बात करते हैं और आगे रोग देखें। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन। अब ये भी खान पान से संबंधित है। खाना खा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके खाने के बाद या पूरे ओवरऑल पूरे दिन में वाटर इनटेक कम हुआ, पानी की कमी हो गई, या फिर हमारा जो खाना खाने का जो शेड्यूल है, रूटीन है, कभी तो शाम के 7 बजे ही खाना खा लिया, डिनर कर लिया, कभी 8 बजे खा रहे हैं, कभी 10 बजे, कभी 11-12 बजे खा रहे हैं। कई जनों के साथ ऐसा होता है। तो जब आपकी ईटिंग हैबिट्स लगातार चेंज होती है, तो आपका डाइजेशन अफेक्ट होता है, और जब खाना प्रॉपर वे में नहीं पचता, तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कब्ज होने लगती है। आहार नाल में जो मल की या ऐसे कहूँ भोजन की गति धीरे धीरे कम हो जाती है, और फिर अपचित भोजन जो होता है, जो मल के रूप में शरीर से बाहर निकालेंगे, उसकी गति भी धीमे हो जाती है। उपचार के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने कहा ना, लाइफस्टाइल संबंधी अगर आपकी दिनचर्या नियमित होगी, काफ़ी रोग अपने आप ठीक हो सकते हैं, और उसमें से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज भी। और कुछ चीज़ हम हमारी फूड हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं। भाई आप खाना कुछ भी खाओ, बट पानी इंटेक या वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, और बात करें, आप वो खाओ ना, फाइबर फूड खाओ ना, फाइबर युक्त भोजन। फाइबर्स का काम ही क्या है कि इंटेस्टाइन में, आहार नाल में भोजन की गति को बनाए रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे। तो लिखते हैं एक और रोग, मोटापा के बाद कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं।
कॉन्स्टिपेशन की बात करूं तो इसमें लिख सकते हैं कि आहार नाल में भोजन की गति धीमे होने से कॉमा जल की कमी से मल शुष्क कठोर हो जाता है तथा नियमित रूप से मल त्याग डिफिकेशन नहीं होता है। ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि भाई जिस चीज की कमी है उसको प्रॉपर कर दो। कैसे? जल की कमी है तो ज़्यादा जल पिएं, फाइबर युक्त भोजन खाएं जिससे आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो। खनिज लवणों में भी हमने कई खनिज लवणों की बात की, उसमें से एक बात कर रहा हूं फ्लोराइड की। फ्लोराइड की अधिकता फ्लोरोसिस, दोनों संरचनाओं यानी दांतों और हड्डियों दोनों में इसके प्रभाव दिखते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस या बोन फ्लोरोसिस भी कहलाता है। तो अगला हम देख लेते हैं एक और पोषण संबंधी असामान्यता ही फ्लोरोसिस। लिख सकते हैं कि पेयजल ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में पीलापन, और ये पीलापन ऐसा होता है जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स जो हैं, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में ये जम जाता है। दांतों में पीलापन, कॉमा अस्थियां मुड़ने लगती हैं, बैंड हो जाती हैं अस्थियां, मुड़ने लगती हैं। इसे ही फ्लोरोसिस कहते हैं। लंबे समय तक जब ये इनका सेवन करते हैं ना तब होता है। तो उपचार क्या हो सकता है कि भाई ऐसा पानी ठीक है, अब हम क्या करें, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर पेयजल में है ही फ्लोराइड की अधिकता है, तो ऐसे में क्या करें? कोई बात नहीं, वाटर को ट्रीट करके पिए। कई बार सरकारी स्तर पर भी इस वाटर को ट्रीट करने के प्रयास किए जाते हैं, आरओ लगाए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस पर भी। और हम हमारे घर में भी जैसे आरओ वगैरह, या जैसे आजकल तो खूब आते हैं ऐसे फिल्टर्स आते हैं जिनकी सहायता से हम इन फ्लोराइड को अलग कर सकते हैं। फ्लोराइड कम कर दिया या फ्लोराइड को हमने हमारे भोजन से अलग कर दिया, या पेयजल में इसकी प्रॉपर मात्रा, भाई 1 ppm तो होना ही चाहिए। 1 ppm से अगर फ्लोरीन ज़्यादा या फ्लोराइड ज़्यादा हो गया तो फिर फ्लोरोसिस होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि आवश्यक या ऑप्टिमम लेवल
ये हो जाएगा 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन इन वाटर। ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। 1 ppm से ज़्यादा हुआ तो फिर फ्लोरोसिस की शिकायत आएगी। तो ये हमने आहार एवं पोषण से संबंधित पोषक तत्वों की बात की, संतुलित भोजन की बात की, भोजन से संबंधित असामान्यताओं की बात की। यहाँ पर हमारा ये आहार एवं पोषण टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।